नमस्कार, मैं हूं मनोज मनु। आप देख रहे हैं आंकड़े हमारे फैसला आपका। अब पाकिस्तानी आतंकवादियों पर ऑपरेशन सिंदूर का ऐसा खौफ है कि ये अब अपना ठिकाना बदलने पर मजबूर हो चुके हैं। पीओके के बाद इनका नया ठिकाना खैबर पख्तूनख्वा में है। खैबर पख्तूनख्वा पहाड़ी इलाका है, अफगानिस्तान से नज़दीक। जी हां, अफगानिस्तान से नज़दीक है। यहां कैंप ज़्यादा गहराई में होने के कारण सुरक्षित है। अफगान युद्ध के कारण यहाँ हाइट आउट्स भी हैं। इन्हीं सब कारणों से इसे सेफ जोन भी कहा जाता है। हिजबुल और जैश ने अपना आतंकी ठिकाना अब बदल लिया है। खबर है कि दुनिया से बचने के लिए जैश 25 सितंबर को पेशावर में एक कार्यक्रम में अपना नाम भी बदल सकता है। दिक्कत यह है कि आतंकी पूरी दुनिया में खुद पाकिस्तान को एक्सपोज कर रहे हैं। केपी में जब आतंकवादियों के लिए भर्ती अभियान चलाया गया तो वहां पाकिस्तान सरकार, पाकिस्तान आर्मी और अन्य धार्मिक संगठनों की मदद और मौजूदगी साफ तौर पर दिखाई दी। आतंकियों ने भी खुलेआम माना कि मुरीदके में नेस्त नाबूद हुए आतंकी ठिकानों की मरम्मत के लिए उन्हें पाकिस्तान सरकार और पाकिस्तानी आर्मी से पैसे मिले। आपको बता दें कि 14 सितंबर को भारत पाक क्रिकेट मैच से कुछ घंटे पहले केपी के मंसेहरा जिले के गड़ी हबीबुल्ला कस्बे में जैश ने खुलेआम भर्ती अभियान चलाया। इसे धार्मिक सभा का नाम दिया गया, लेकिन असल मकसद लोगों को कट्टरपंथ की तरफ खींचना और भर्ती करना था, यानी कि कट्टरपंथी स्पीच देकर उनका ब्रेन वॉश करना था। यहाँ खुलेआम मंच से ओसामा बिन लादेन की तारीफ करना था। पाकिस्तान आतंकियों को मदद करने का अपना खेल बंद नहीं कर रहा है, लेकिन इतना तो तय है कि वो कितने भी ठिकाने बदल ले, सेफ जोन तलाश कर ले, अगर उसने हिंदुस्तान की तरफ आंख उठाकर देखा तो नया ठिकाना भी नेस्त नाबूद कर दिया जाएगा। रिपोर्ट देखिए। ऑपरेशन सिंदूर, आतंकी चकनाचूर। आतंकी बोल रहा, पाकिस्तान डोल रहा। आतंकी का कबूलनामा, जैश ने बदला ठिकाना। ऑपरेशन सिंदूर में भारतीय स्ट्राइक से पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में 9 बड़े आतंकी ठिकाने तबाह होने के बाद अब आतंकी संगठनों जैश ए मोहम्मद और हिजबुल मुजाहिदीन ने ठिकाना बदल लिया है। पीओके से जैश और हिजबुल के आतंकी कैंप अब खैबर पख्तूनख्वा को बैकअप जोन बना रहे हैं, ताकि पीओके में हमले होने के बावजूद उनका नेटवर्क चलता रहे। इस वक्त मरकज़ साहिबा मुरीदके में जामे मस्जिद उम्मुल कुरा, जिसको हमले में तबाह कर दिया गया था, अब उसकी तामीर नौ का सिलसिला जारी है। अल्लाह के फजल करम से ये मस्जिद पहले से बहुत बड़ी बनेगी। अल्लाह ताला इस मस्जिद को अपने बंदों के लिए आबाद करे। यहाँ से बड़े मुजाहिदीन और बड़े तलबा नमाज़ें पढ़ के फारिग हुए गए हैं, फैज़ हासिल किया है। अल्लाह ताला इस मस्जिद को आबाद करे। अस्सलाम वालेकुम। अफगानिस्तान के नज़दीक होने से उन्हें नए लड़ाके भी आसानी से मिल जाते हैं। खैबर पख्तूनख्वा के मंसेहरा जिले के गड़ी हबीबुल्लाह कस्बे में जैश ने खुलेआम कट्टरपंथी भर्ती अभियान चलाया। पाक आर्मी, पुलिस और राजनीतिक संगठन आतंकियों को खुली मदद देते हुए दिखे। दोनों आतंकी संगठनों ने पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा इलाके को नया अड्डा बना लिया है। वजह साफ है, पीओके अब सुरक्षित नहीं रहा, जबकि केपी यानी खैबर पख्तूनख्वा अफगान बॉर्डर के नज़दीक पहाड़ी इलाका है और यहाँ कैंप गहराई में होने के कारण ज़्यादा सुरक्षित है। यहाँ अफगान युद्ध के दौरान बनाए गए हाइड आउट भी मौजूद हैं। खास बात ये कि ये सब कुछ पाक आर्मी और पाकिस्तानी राजनीतिक संरक्षण में हुआ है। आतंकियों ने तलाशा सेफ जोन, खैबर पख्तूनख्वा बना नया अड्डा। आतंकियों ने अगर की कोई हिमाकत
मुश्किल हो जाएगी हिफाजत। 14 सितंबर को भारत पाक क्रिकेट मैच से कुछ घंटे पहले केपी के मनसेहरा जिले के गढ़ी हबीबुल्लाह कस्बे में देश ने खुलेआम भर्ती अभियान चलाया। इसे धार्मिक सभा का नाम दिया गया, लेकिन असल मकसद लोगों को कट्टरपंथ की तरफ खींचना और भर्ती करना था, यानी कट्टरपंथी स्पीच देकर उनका ब्रेन वॉश करना। ये टेररिज्म, ये दहशतगर्दी की बकवास सीने के साथ लगाए इस मुल्क की नजरियाती जुग्राफियाई सरहदों के लिए कभी हम दिल्ली से टकराए, कभी हम काबुल में टकराए, कभी हम कंधार से टकराए, सब कुछ कुर्बान करने के बाद 7 मई को भावलपुर के अंदर मौलाना मसूद अजहर की फैमिली के लोग बहनें और बेटे और बच्चे रेजा रेजा हो गए, टुकड़ों में तकसीम हो गए। सभा में जैश का बड़ा कमांडर और भारत में वांछित आतंकी मौलाना मुफ्ती मसूद इलियास कश्मीरी उर्फ अबू मोहम्मद मौजूद था। मंच से उसने ओसामा बिन लादेन की तारीफ की, केपी को मुजाहिदीन का गढ़ बता दिया और दावा किया कि पाकिस्तानी आर्मी खुद जैश के मारे गए आतंकियों के जनाजों में शामिल होती है। आइए अब आपको बताते हैं कि मसूद इलियास कश्मीरी कौन है। इसका जन्म पीओके के रावलकोट में हुआ। यह 2001 से जैश ए मोहम्मद से जुड़ा है। अफगानिस्तान में नाटो के खिलाफ भी ये लड़ाई कर चुका है। 2018 के सुंजवान आर्मी कैंप हमले का मास्टरमाइंड माना जाता है। फिलहाल केपी और कश्मीर का सबसे बड़ा कमांडर यही है। जैश और लश्कर का संयुक्त ग्रुप PAFF भी यही चलाता है। खैबर पख्तूनख्वा के कार्यक्रम का असली मकसद जैश के मरकज शोहदाए इस्लाम ट्रेनिंग कैंप के लिए भर्ती करना था। खास बात यह रही कि सभा में हथियारबंद जैश के लोग मौजूद थे और पुलिस भी सुरक्षा दे रही थी, यानी राज्य की ओर से खुलेआम मिली भगत साफ तौर पर दिखी। जैश अब 25 सितंबर को पेशावर में एक बड़ा कार्यक्रम करेगा। इस बार जैश नए नाम अल मुराबितून का इस्तेमाल करेगा ताकि दुनिया की नज़रों से वह बच सके। अल मुराबितून का मतलब है इस्लाम की ज़मीन के रक्षक। जैश के साथ साथ हिजबुल मुजाहिदीन भी केपी में जम चुका है। लोअर दिर जिले के बंदाई इलाके में उसने नया ट्रेनिंग कैंप बना लिया है, जिसका नाम रखा गया है HM313। यह नाम इस्लामिक इतिहास की गज़वाए बदर और अल कायदा की ब्रिगेड 313 से जुड़ा हुआ है। इस कैंप के लिए ज़मीन अगस्त 2024 में खरीदी गई थी और अब यहाँ दीवारें खड़ी कर ट्रेनिंग की तैयारी हो रही है। हाल में इसके कई वीडियो सामने आए हैं, जिसमें इसने अपने ही आर्मी चीफ पर खुलासा किया कि असीम मुनीर ने ही सभी पाक सेना के जनरल्स को आदेश दिया था कि ऑपरेशन सिंदूर में मारे गए आतंकियों के जनाजे में वो शामिल हों। लश्कर तैयबा के डिप्टी चीफ सैफुल्लाह कसूरी खुद कह रहा है कि लश्कर को मुरीदके में अपने हेड क्वार्टर की मरम्मत के लिए पाकिस्तान की सरकार और पाकिस्तानी सेना से पैसे मिले हैं। हम मैदानों में खड़े होने वाले लोग हैं। हम अपनों के लिए बरेशम की तरह नरम हैं और हम दुश्मन के लिए नाकाबिले तस्खीर और सीसा बनाई हुई दीवार भी हैं। आज हम बहावलपुर के सैलाबज़दा भाइयों की मौजूदगी में ये ऐलान करते हैं, नरेंद्र मोदी खूब कान खोल के सुन ले और अपने जालिम समाज को भी सुना दे कि वो वक्त अनकरीब आने वाला है जब इंशाअल्लाह ये दरिया भी हमारे होंगे, इनके डैम भी हमारे होंगे, ये सारा जम्मू कश्मीर हमारा होगा और बहुत कुछ हमारा होगा। हम तुम जो कुछ हरकतें कर रहे हो, एक एक का इंशाअल्लाह खमियाजा तुम्हें भुगतना होगा। चिंता की बात यह है कि पाकिस्तान की आर्मी, पुलिस और धार्मिक संगठन इन आतंकियों को खुली तौर पर मदद कर रहे हैं। यानी एक बार फिर पाकिस्तान वही पुराना खेल खेल रहा है।
दुनिया को दिखाना कि वह आतंकवाद के खिलाफ है, लेकिन पीछे से आतंकियों को पालता है और उन्हें भारत, अमेरिका और इजराइल के खिलाफ इस्तेमाल करता है। लेकिन पाकिस्तान में छिपे आतंकी डर से कितने भी ठिकाने वो बदल लें, लेकिन अगर उसने कोई हिमाकत की तो फिर अपनी हिफाजत भी नहीं कर पाएंगे और आतंकियों सहित आतंकी ठिकाने मिट्टी में मिला दिए जाएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। अब इसी मसले को लेकर हमने सर्वे कराया, हम लोगों के बीच गए और लोगों से पूछा कि इस मसले पर वो क्या सोचते हैं। सर्वे का पहला सवाल आपकी टीवी स्क्रीन पर। जैश ए मोहम्मद और हिजबुल के पीओके से अपना कैंप केपीके में शिफ्ट करने के पीछे आखिर मकसद क्या है? 16% लोगों ने कहा आतंक का नया बैकअप जोन है। 14% लोगों ने कहा रिक्रूटमेंट में आसानी होती है। 51% लोगों ने कहा आतंकवादियों के लिए ये सुरक्षित जोन है, सही जगह है, और 19% लोगों ने कहा अन्य है या फिर कुछ कह नहीं सकते। ये तमाम सारी चीज़ों के बीच दूसरा सवाल हमने लोगों से पूछा। दूसरा सवाल था कि लश्कर आतंकी का ऑपरेशन सिंदूर को लेकर कबूलनामा, इस पर आपकी राय क्या है? 52% लोगों ने कहा पाकिस्तान की जो साजिश है वो बेनकाब हुई है। 28% लोगों ने कहा पाक प्रायोजित आतंक की ये तस्वीरें हैं जो साफ तौर पर दिखाई दे रही हैं, और 20% लोग इस पर कुछ कहना नहीं चाहते। सर्वे का एक और सवाल जो हमने लोगों से पूछा कि क्या पाक सरकार के पहल पर आतंकी संगठन अपना विस्तार कर रहे हैं? 90% लोगों ने कहा बिल्कुल सही कहा, ये आतंकी संगठन अपना विस्तार कर रहे हैं। 10% ने कहा ऐसा नहीं है। इसी पर चर्चा करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे। लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड संजय कुलकर्णी साहब जो कि डिफेंस एक्सपर्ट हैं मेरे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर अमजद अयूब मिर्ज़ा जो कि पीओके के एक्टिविस्ट हैं, पाक अधिकृत कश्मीर के एक्टिविस्ट हैं, वो मेरे साथ मौजूद हैं। उनसे मैं समझने की कोशिश करूंगा। सबसे पहले मिर्ज़ा साहब के पास ही चलता हूं। मिर्ज़ा साहब, आखिर ये कौन सी मोडस ऑपरेंडी है? आखिर ये क्या तरीका है कि पाकिस्तान के जो आतंकी संगठन अब तक पाकिस्तान के अंदर घुसकर छुपकर अपना ठिकाना बनाते थे, अब वो पाकिस्तान से अपना ठिकाना शिफ्ट कर रहे हैं और खैबर पख्तूनख्वा जा रहे हैं? इसके पीछे का बड़ा कारण क्या है? जी बहुत शुक्रिया। देखें, ये तो एक कारखाना है, ये तो एक फैक्ट्री है। अगर किसी जगह पे फैक्ट्री हो आपकी और वहाँ जलजला आ जाए, फैक्ट्री गिर जाए, या फिर सैलाब में आपकी फैक्ट्री गर्क हो जाए, तो आप अपनी कारखाने को दूसरी जगह ले जाते हैं। ये तो कोई रॉकेट साइंस नहीं है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद जो तबाही मची है और जो पीओजेके में और पंजाब में जो इनके ठिकाने तबाह हुए हैं, तो पहले तो ये उससे पहले ही वहाँ से निकल चुके थे, क्योंकि हिंदुस्तान ने वार्निंग दे दी थी कि ये हमला होगा, और वो उस वार्निंग के तहत पाकिस्तानी आर्मी ने जो इनकी लीडरशिप है उसको निकाल दिया था। लेकिन उसमें एक टेररिस्ट जो है उसका घर पे निशाना लगा, तो वो वहाँ नहीं था, लेकिन उसके बच्चे और औरतें वगैरह जो हैं वो वहाँ मारे गए, लोग मारे गए। अब देखें, खैबर पख्तूनख्वा में इस वक्त पाकिस्तान एक मिलिट्री ऑपरेशन कर रहा है, और वो मिलिट्री ऑपरेशन जो है वो इस के ख़िलाफ़ हो रहा है कि जी यहाँ पे फितना तल ख्वारिज, यानी वो टीटीपी को एक्सक्यूज़ मी कहते हैं, फितना तल ख्वारिज हैं। वो कहते हैं कि इनको अफ़गानिस्तान की तालिबान और इंडियन गवर्नमेंट जो है वो इनको सपोर्ट कर रहे हैं, तो इसलिए उनको फितना तल ख्वारिज कहते हैं। अब इसमें दो पहलू हैं। एक तो इसको हमें देखना पड़ेगा खैबर पख्तूनख्वा के जो वसाइल हैं उनके हवाले से। खैबर पख्तूनख्वा में ऑयल निकल आया है कई जगहों पे, और खैबर पख्तूनख्वा में मिनरल्स हैं, ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स के मिनरल्स हैं। तो इनकी पाकिस्तानी फौजी जर्नैलों की ये कोशिश है कि ये जो मिनरल्स हैं इनको अमेरिकन और वेस्टर्न कंट्रीज़ को यहाँ लाया जाए, उसको एक्सकेवेट करने के लिए। वो भी खाएं, जर्नैल भी खाएं, लेकिन उसके लिए पश्तून जो है उन्होंने, पूरी कौम ने हर जगह पंचायती जिरगे किए हैं
एक्सक्यूज मी, जी। और उन मुल्कों में ये फैसला किया गया है कि ना यहाँ से किसी को मादनियात निकालने दी जाएंगी और ना यहाँ से हम जाएंगे। पाकिस्तानी फौज बार बार इनको ये कहती है कि आप यहाँ से चले जाएं कुछ अरसे के लिए, क्योंकि हम यहाँ पे ऑपरेशन कर रहे हैं तो आप लोगों को नुकसान ना हो। मेरा ये मानना है कि पाकिस्तान की आर्मी जो ऑपरेशन कर रही है खैबर पख्तूनख्वा में, ये एक ड्रामा है। ये खुद ही तालिबान को एक स्ट्रेटेजिक रिट्रीट करके उनको अंदर लेके आ रहे हैं उन इलाकों में जहां ये मादनियात है, मसलन बाजोड़ है, वजीरिस्तान का पूरा इलाका है, वो इनको खुद ला रहे हैं ताकि यहाँ कांस्टेंट जो है वो एक कॉन्फ्लिक्ट की सी सूरत हाल हो, ताकि उसको फिर वेस्टर्न कंट्रीज को जिनको लेके आना है उन्होंने या लाना चाहते हैं उनको कहें पैसा दो, हम लड़ रहे हैं इनके खिलाफ, उधर से भी माल बनाएं और पश्तून आबादी को खौफजदा करें ताकि पश्तून आबादी खुद ही खौफजदा होके तो वो इलाके छोड़ दे। इसीलिए अभी तक किसी एक तहरीक तालिबान पाकिस्तान के जंगजू की, मिलिटेंट की तस्वीर इन्होंने नहीं दिखाई कि जी ये हमने मारे हैं। लेकिन ऑन दी अदर एंड इन्होंने वहाँ के सिविलियंस पे बमबारी की है, मोटर गोलों से बमबारी की है, ड्रोन से बमबारी की है और बेशुमार इन्होंने वहाँ पे पश्तून बच्चे हलाक किए हैं, बेशुमार पश्तून औरतें जो हैं उनको हलाक किया है और बड़ी तादाद में लोगों को इन्होंने वहाँ जख्मी किया है, जिनका ना पाकिस्तान आर्मी से कोई लेना देना है ना तालिबान से कोई लेना देना है, क्योंकि ये चाहते हैं कि वहाँ से लोगों को निकाल दिया जाए और पूरे इलाके पे फौज का कंट्रोल जो है वो हो ताकि बाहर की उनको लेके आया जा सके। अब इसमें ये जो आपने बात की है ये उसी का हिस्सा है कि यहाँ पे हिजबुल मुजाहिदीन और लश्कर और पता नहीं कौन कौन सी दहशतगर्द तंजीमें इंक्लूडिंग दाइश, इनके यहाँ पे अब खोले जाए मदरसे और इनको यहाँ प्रोटेक्शन दी जाए, ये यहाँ ट्रेनिंग भी करें, सारा कुछ करें डायरेक्ट अंडर द सुपरविजन ऑफ पाकिस्तान आर्मी, और ये खुद भी वहाँ पे पश्तून आबादी में खौफ व हरास फैलाने के लिए पाकिस्तानी फौज की मदद करेंगे। ये कहानी है बस। नहीं, लेकिन मैं आपसे वही पूछना चाहता हूं कि क्या आप मान रहे हैं कि जो आतंकी ठिकाने वहां थे अब वो खैबर पख्तूनख्वा में शिफ्ट किए जा रहे हैं या नहीं किए जा रहे हैं? किए जा रहे हैं। पहले छोटे थे, पहले उनकी ब्रांचें थी, अब वो शिफ्ट किए जा रहे हैं, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। आपने तो सारा एविडेंस भी जी जी, तमाम फुटेज हमने दिखाए। संजय कुलकर्णी साहब मेरे साथ मौजूद हैं। संजय कुलकर्णी साहब, आप क्या मानते हैं अगर ये किया जा रहा है तो उसके पीछे का कारण क्या हो सकता है, मकसद क्या हो सकता है? वैसे बहुत बेहतर तरीके से अमजद अयूब मिर्ज़ा साहब ने बताया, लेकिन हिंदुस्तान के नज़रिए से आप क्या देखते हैं? धन्यवाद मनोज भाई। आई थिंक मिर्जा साहब ने बहुत बढ़िया एनालिसिस किया, इसमें कोई शक नहीं, क्योंकि खैबर पख्तूनख्वा में पाकिस्तान की हुकूमत चलती नहीं और वहां पे मिनरल्स हैं, इसलिए वो दूसरों को लाने की कोशिश करेंगे और कहीं ना कहीं जो वहां के बाशिंदे हैं, पश्तून हैं, उनको वहां से निकालने की कोशिश करेंगे। ये तो पाकिस्तान का मकसद है। लेकिन जहां तक भारत का सवाल है या आतंक को लेकर के जिस प्रकार से पाकिस्तान ने ठान लिया है टू ब्लीड इंडिया विद 1000 कट्स, यानी कि पाकिस्तान का दुश्मन नंबर 1 है हिंदुस्तान, और हिंदुस्तान को किस तरीके से बिल्कुल डिस्टेबलाइज करना है वो पाकिस्तान का है मकसद। जिस मकसद से पाकिस्तान एक मैं कहूँगा आतंक का सौदागर है, आज नहीं 1947 से लेकर के, इसमें कोई शक नहीं। आज की तारीख में पाकिस्तान में तकरीबन 6 लाख मस्जिदें हैं और 36,000 के आसपास मदरसे हैं, और स्कूल कितने हैं तो 2,90,000। आप समझ सकते हैं कितना रेडिकलाइजेशन हो रहा है पाकिस्तान के अंदर। और ये जो है जिस प्रकार से कश्मीरी उनका जो आतंकी है, जिस प्रकार से बयानबाजी कर रहा है और मान रहा है कि हिंदुस्तान ने उनके 9 के 9 आतंकी गढ़ बर्बाद कर दिए, जिसमें जैश ए मोहम्मद और हिजबुल मुजाहिदीन के थे। इसमें वो कह रहे हैं मसूद अजहर के 14 परिवार के लोग मारे गए, पूरा बर्बाद हो गया। तो ऑब्वियसली अब उनको मालूम है ये जो ठिकाने के मुरीद के हो, भावलपुर हो, मुजफ्फराबाद हो, सियालकोट हो, ये कोटली हो, ये जितने भी इनके थे वो शिफ्ट करेंगे, क्योंकि ये तो रेडार में है, उनको मालूम है ये तो बर्बाद किसी वक्त भी हो जाएंगे, वो तो डरे हुए हैं।
और इसको पीछे रहे। अब इनका फाइनेंसिंग कौन कर रहा है? फाइनेंसिंग की तो उनको दिक्कत है ही नहीं। पाकिस्तान की जो फौज है उसके पास खुद का जो बिजनेस है वो तकरीबन 25 अरब डॉलर सालाना वो बिजनेस से कमाते हैं। 10 अरब डॉलर सालाना पाकिस्तान जो है वो अपनी फौज के ऊपर खर्च करता है, और पाकिस्तान की फौज 25 अरब डॉलर का बिजनेस करती है। तो उनको पैसे की कोई कमी नहीं। प्लस जिस प्रकार से आप देख रहे हैं, सऊदी अरेबिया चले जाते हैं, चीन के पास चले जाते हैं, अमेरिका के पास चले जाते हैं, सबसे पैसे बटोर करके इन आतंकी संगठनों को मजबूत करने की कोशिश। आप समझ सकते हैं कि जिस दिन 14 ये ऑपरेशन सिंदूर में हमला हुआ, 14 लोग मारे गए, पाकिस्तान के पास एक पैसा नहीं। सवेरे लोन रिलीज हुआ और 14 करोड़ रुपए उन्होंने सीधे के सीधे मसूद अजहर के परिवार को, मसूद अजहर को दिए कि उनके परिवार के लिए उनकी तरफ से। जिस प्रकार से आसिम मुनीर ने अब पाकिस्तान की फौज के जनरलों को, पुलिस के लोगों को, सबको वहां पे उनके जनाजे में खड़ा करवाया, ये क्या दर्शाता है? पाकिस्तान एक आतंक का सौदागर है। पाकिस्तान यूजेस टेररिज्म एज एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ स्टेट पॉलिसी। हम लोगों को सतर्क रहना है, हमें हर वक्त यकीन करना है। ऑपरेशन सिंदूर पॉज है, ऑपरेशन सिंदूर खत्म नहीं हुआ। हमने भी कहा है बार बार कि अगर पाकिस्तान इस तरह की हरकतें करेगा, इट बी सीन एज एन एक्ट ऑफ वॉर। उससे डरा पाकिस्तान सऊदी अरेबिया के पास जाकर के एक संधि बनाने में लग गया कि अगर दोनों देशों के बीच में किसी कोई दूसरा देश हमला करता है तो दोनों देशों पे हमला समझा एंड ऑल दैट। ये जो कार्रवाई है, पाकिस्तान सुधरेगा नहीं। और जिस प्रकार से आप समझ सकते हैं, आपने क्या कहा, HM313 मिर्जा साहब बहुत अच्छी तरीके से समझा सकेंगे इसका मतलब क्या है, इसका मकसद क्या है, किस तरीके से हौसला अफजाई की जाती है, किस प्रकार से इन आतंकियों को मोटिवेट किया जाता है, किस प्रकार से उनको पूरा का पूरा रेडिकलाइज किया जाता है। ये मतलब डेवलपमेंट नहीं है, मकसद एक है। उन्होंने बिल्कुल ठीक कहा, खैबर पख्तूनख्वा में पश्तूनों के बरखिलाफ जो कार्रवाई करते हैं, बलूचिस्तान में बलूचियों के बरखिलाफ जो पंजाबी कार्रवाई करते हैं, इन सब से परेशान है वहां के लोग। इसमें भी कोई दो राह नहीं है कि कौन पंजाबियों के बरखिलाफ है। इस्लामाबाद से सिर्फ 190 किलोमीटर की दूरी पर है जो नए आतंकी गढ़ बन रहे हैं। आपने ठीक कहा, वहां पे क्रिकेट मैच होने की बात करें, इधर ये इस तरह की बयानबाजी हो रही है कि हम काफिरों को मारेंगे, हम तो हिंदुस्तान दुश्मन है, हमको उसको छोड़ेंगे। ये सब कार्रवाई जो पाकिस्तान में हो रही है, पाकिस्तान खुद कर रहा है। पाकिस्तान की फौज, आप आसिम मुनीर को देखिएगा किस तरीके से बयानबाजी वो करते हैं। वो चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ है, हारा हुआ जनरल, अपने आप को फील्ड मार्शल बना करके बयानबाजी में कोई कामी पेशी नहीं है, अपने आप को दिखाना कि हम तो बिल्कुल ठीक है। एक तरफ वो फील्ड मार्शल बने ये कह करके कि हम तो लड़ाई जीते, और वहां पर उन्हीं का जो आतंकी है वो खड़ा होकर के कह रहा है हमारा पूरा तबाह कर दिया इन्होंने, हमारे सारा डिस्ट्रॉय कर दिया। उनके जो एयर बेसिस जो बर्बाद हुए वो कहाँ है? खुद प्रधानमंत्री कह रहे हैं आईसीयू में है। यानी कि पाकिस्तान के अंदर ये जो एक तरीके से रेडिकलाइजेशन है बहुत बहुत ज्यादा है, और वहां पे प्रगति होना बहुत मुश्किल है। इकोनॉमिकली पाकिस्तान इज शटर्ड, बट न्यूक्लियर एक तरीके से, और न्यूक्लियर ब्लफ में भारत ने उनका कॉल ऑफ कर दिया कि भाई जो मर्जी समझो, भारत के ऊपर आप करके देखो, हम बताते हैं हम क्या कर सकते हैं। तो ये जो है घर में घुस के मारेंगे से डरा हुआ पाकिस्तान अब क्या करे? तो ये जो कार्रवाई कर रहा है, और ये आतंकी जो हैं, ये क्या अपना नाम बदली करे, कुछ भी करे, चाहे जैश ए मोहम्मद हो, हिजबुल मुजाहिदीन हो, तरह तरह के हो, चाहे वो तहरीक तालिबान पाकिस्तान के बरखिलाफ बात कहे, तालिबान के बरखिलाफ बात कहे, अफगानी इनको छोड़ेंगे नहीं। क्यों? वो पश्तून है, वो क्यों छोड़ेंगे? यहाँ से पाकिस्तान ने उनके आधे लोगों को निकालने की कोशिश की, बाकी वो शुरुआत से ही डुरांड लाइन को लेकर के इनका बिल्कुल मानना नहीं है। वो अफगानिस्तान हर बार पाकिस्तान के साथ कोई डुरान नहीं, बिल्कुल फ्री है। जहां से वो पश्तून आना चाहता है वो आएगा, जहां जाना चाहता है वो जाएगा, चाहे कितना भी सोचे कि हम अफगानिस्तान के नजदीक जाकर के करेंगे, नहीं। मतलब बिल्कुल मिर्जा साहब ने ठीक कहा, पाकिस्तान की फौज जो अपने आप को बिल्कुल नाकामयाब हो पा रही है, वो नहीं लड़ पा रही है तहरीक तालिबान पाकिस्तान से, नहीं लड़ पा रही है तालिबान से। अपने आप को मजबूत बनाने की कोशिश करिए बाय ऑल अदर मीन rather than doing anything worthwhile। तो पाकिस्तान एक फेल्ड स्टेट, न्यूट्रल स्टेट, रोग स्टेट बन के रह चुका है। सर्वे के 2 सवाल और हैं जो हमने लोगों से पूछे, एक बार उन 2 सवालों पर भी नजर डाल देते हैं। सर्वे का एक और सवाल हमने लोगों से पूछा कि पाकिस्तान ने IMF से मिला फंड क्या वाकई लश्कर को दे दिया? आपकी राय?
24% लोगों ने कहा भारत वैश्विक मंच पर सवाल उठाए। 66% लोगों ने कहा आईएमएफ पाक के खिलाफ एक्शन ले, और 10% लोग इस पर कुछ भी कहना नहीं चाहते थे। सर्वे का एक और सवाल जो हमने लोगों से पूछा, क्या भारत पाकिस्तान प्रायोजित आतंक को हर मंच पर बेनकाब कर रहा है? 74% लोगों ने हाँ कहा, 24% लोगों ने ना कहा, और 2% कुछ भी कहना नहीं चाहते। मिर्जा साहब मेरे साथ मौजूद हैं। मिर्जा साहब, भारत तो हर अंतर्राष्ट्रीय मंच पर पाकिस्तान को बेनकाब करता है। कई ऐसी तस्वीरें लगातार दिखाई दी हैं, और भारत ने अभी हाल ही में ऑपरेशन सिंदूर के दौरान जिन आतंकी ठिकानों पर हमला किया, वहां पर जिंदा सबूत निकले, मरे हुए सबूत निकले कि साहब यही आतंकी ठिकाने हैं, और देखिए ये आतंकवादी मर गए। खुद इस बात को स्वीकार किया कि भाई उनके परिवार के लोग, उनकी पत्नी बच्चे मर गए। तो वहां पर कैसे थे? और सबसे बड़ा सवाल था कि इन आतंकी ठिकानों की सुरक्षा पुलिस क्यों कर रही थी? उसके बाद जब जनाजा निकला तो जनाजे में तमाम सेना के अधिकारी मौजूद होते हैं। ये क्या बताता है? पाकिस्तान कितना भी झूठ बोलता रहे, लेकिन ये तो सबको पता है। लेकिन एक बात और मैं आपसे कहना चाह रहा हूं कि आप अंतर्राष्ट्रीय मंचों में भी किससे कहोगे कि पाकिस्तान आतंक को पालता है? अमेरिका ने ही लादेन को उठाया, और अब वही अमेरिका पाकिस्तान और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री और उनके सेना प्रमुख को अपने यहां पर रेड कारपेट बिछाकर बुला रहा है। अमेरिका के राष्ट्रपति उनके साथ बिजनेस पार्टनरशिप कर रहे हैं, और जिस खैबर पख्तूनवा की हम चर्चा कर रहे हैं, हो सकता है कि उस खैबर पख्तूनवा में जिन पश्तून लोगों की बात आप कर रहे हैं वो उसे खाली नहीं करना चाहते, छोड़ना नहीं चाहते। हो सकता है कि अमेरिका ने कहा हो कि भाई हम जाएंगे, खाली कराएंगे तो अंतर्राष्ट्रीय बिरादरी में गलत संदेश जाएगा, तो पहले तुम अपने आतंकी भेजो, उसे खाली कराओ, फिर बाद में देखा जाएगा। देखिए, सबसे पहले तो आईएमएफ को ले लेते हैं जी। आईएमएफ इस वक्त पाकिस्तान में टेरर फंडिंग का सबसे बड़ा अदारा है। सबसे बड़ा जो पाकिस्तान में टेरर फाइनेंसिंग कर रहे हैं ना, वो आईएमएफ है। आईएमएफ को तो एफएटीएफ की लिस्ट में शामिल होना चाहिए। मैं आपको सही बात कर रहा हूं। बिल्कुल जी, सहमत हूं मैं नहीं हूं मैं कि मैं कोई आपके दर्शकों के लिए कोई सनसनी फैलाना चाहता हूं। आप मुझे बताइए कि ज़ियाउल हक को आईएमएफ ने लोन दिया, उसके बाद मुशर्रफ को दिया, इमरान खान को दिया, अब इनको दे रहा है। ये जो आईएमएफ है, ये कैसे नॉन रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट्स को लोन देता है और किस गारंटी पे देता है? इस जो लोन दे रहे हैं इसका गारंटर कौन है? तो ये सारा पैसा जो है इस नाम पे कि जी ये डेट फाइनेंसिंग को ठीक करना है, फलाह को ठीक करना है, ये इन्वेस्टमेंट के लिए दिया, ये डेवलपमेंट के लिए दिया है। आपने वो रसीदें देखी हैं कि पाकिस्तान ने किधर पैसा लगाया है? या मुझे दिखाई हैं उन्होंने रसीदें, या न्यूज में उन्होंने वो रसीदें छापी हैं कि जी ये देखें रसीद है, आईएमएफ के लोन से इतना हमने कंस्ट्रक्शन मटेरियल खरीदा है, इतना जो है वो हमने फलां चीज खरीदी है, इतना हमने एजुकेशन में इन्वेस्ट किया, इतना हेल्थ सेक्टर में इन्वेस्ट किया। कोई रसीदें हैं उनके पास? कोई भी नहीं। और जो वो कह देते हैं उसको सारे मान लेते हैं कि जी हाँ इतने % हमने लगा दिया है, इतने % लगा दिए। अब देखिए, ये जो बात है अमेरिका की, जो आपने बात की कि हो सकता है अमेरिका कह रहा हो कि हम खुद ही आके इसको सफाई करेंगे, ऐसा नहीं है। आपको पता है कि पाकिस्तान और सऊदी अरेबिया ने कल एक एग्रीमेंट कर लिया, डिफेंस पैक्ट पे साइन किए। ये डिफेंस पैक्ट पिछले 3-3.5 साल से चल रहा था, जो कि राहिल शरीफ अप्रैल 2017 में रिटायर होकर सऊदी अरब चले गए थे। वहां 41 इस्लामिक कंट्रीज का एंटी टेररिज्म कोलिशन है जिसको वो लीड कर रहे हैं। ये उनका ब्रेन चाइल्ड था, लेकिन ये मिच्योर नहीं हो रहा था। ये मिच्योर होता है जब कतर के ऊपर अटैक होता है और अमेरिका कतर को बर वक्त इतला नहीं करता, और अमेरिका इजराइल को इन चेक नहीं रख सका कि हमारे सबसे बेहतरीन दोस्त जो है कतर, इसके ऊपर तुमने बमबारी नहीं करनी। तो उसके बाद सऊदी अरेबिया जो है वो बहुत ज्यादा
अपने आप को इनसिक्योर फील कर रहा है, जिसकी वजह से ये पैक्ट हुआ है। ये पैक्ट पाकिस्तान और सऊदी अरेबिया का नहीं है। पाकिस्तान तो एक चेहरा है, ये पैक्ट चाइना और सऊदी अरेबिया के दरमियान हुआ है। 25,000 पाकिस्तानी फौजी भेज रहे हैं ये यमन के बॉर्डर पर लड़ने के लिए। ऑलरेडी वो जा रहे हैं, आज मतलब जहाजों पे चढ़ गए। 2,500 लोग बंदा वो भेज रहे हैं जो न्यूक्लियर वॉर हेड और न्यूक्लियर जो चीजें होती हैं उनको हैंडल करने की एक्सपर्टीज रखते हैं। ऑलरेडी ये यहां वहां भेज रहे हैं न्यूक्लियर चीजें। अब इसमें अमेरिका का एकदम आज ये बयान आ जाना, ये पैक्ट कल हुआ ना, आज ये अमेरिका का बयान आ जाना कि उन्होंने, मतलब ये खबर आई है, बयानी खबर आई है कि आज सुबह जब यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के मीटिंग में चाइना और पाकिस्तान ने एक जॉइंट रेजोल्यूशन पेश करने की कोशिश की, जिसमें बीएलए को, जो बलूचिस्तान की आज़ादी की जंग लड़ रही है, उसको टेररिस्ट घोषित किया जाए उन्हीं लाइंस पे जिस पे दाइश और दूसरी आईसिस को टेररिस्ट घोषित किया गया है। तो क्या हुआ वहां? अमेरिका, ब्रिटेन और फ्रांस, ये 3 देशों ने उसको वीटो किया वहां। यानी उन्होंने इनकार कर दिया है ये मानने से कि बीएलए टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है। पिछले हफ्ते तो ट्रंप खुद कह रहा था कि मजीद ब्रिगेड और बीएलए टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन जी, और आज ऐसे कल्टी खा ली उसने। क्यों? क्योंकि वो पाकिस्तान को ही चुनौती दी है उसने और चाइना को भी चुनौती दी है, क्योंकि चाइना का सी पैक वहां से गुजर रहा है। जी जी, पाकिस्तान आर्मी वहां लड़ रही है बलूचिस्तान में। तो अब सूरत हाल जो नजर आ रही है वो ये आ रही है कि जनाब अमेरिका जो असले का सबसे बड़ा व्यापारी है, इंग्लैंड यानी यूके जो माइंस जो होती हैं मुख्तलिफ किस्म की माइंस, उसका सबसे बड़ा व्यापारी है, और फ्रांस जो न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी, न्यूक्लियर रिएक्टर्स और ये जो फाइटर जेट्स है इसका सबसे बड़ा व्यापारी है। उसका जो क्लाइंट था, उसका कस्टमर छीन लिया चाइना ने, सऊदी अरेबिया। वहां सऊदी अरेबिया में चाइना के जहाज और चाइना की मिलिट्री टेक्नोलॉजी आ रही है। यानी सऊदी अरेबिया ने अपनी जो रिलायंस थी अमेरिकन वेपन्स पे, उसको फौरी तौर पर कम करने का फैसला किया। तो यहां बहुत बड़ी तब्दीली आ रही है इस खिते में, और कोई पता नहीं कि कल अमेरिका, ब्रिटेन और फ्रांस जो है वो बलूचिस्तान की आज़ादी की तहरीक की हमायत करें और उसको सपोर्ट करें और उसको अलहदा कर दें पाकिस्तान से और एक अलहदा मुल्क बन जाए, क्योंकि बलूचिस्तान की सरहद जो है वो सेंट्रल एशिया, ईरान, अफगानिस्तान और पाकिस्तान से भी मिलती है। यहाँ बहुत बड़ी तब्दीलियां आने वाली हैं और उसी हवाले से हमें इन चीज़ों को देखना चाहिए। उधर देखिए तुर्की की फौजें सीरिया में दाखिल हो चुकी हैं। मिस्र ने सराय सीना में 40,000 फौजी भेज दिया अपना, तो ये क्या किसी नए ऑफेंसिव की तैयारी कर रहे हैं या ये अपने दिफा के लिए इन्होंने भेजी हैं कि अगर इजराइल आता है तो उसको यहां रोकेंगे? Who knows? मुझे आपको बता के तो ये पॉलिसियां नहीं बन रही, लेकिन जो दिख रहा है उसके नजर में मैं ये कह सकता हूं कि ये पाकिस्तान का जो इलाका है यहाँ बहुत गड़बड़ होने जा रही है, दुनिया में बहुत ज्यादा गड़बड़ होने जा रही है, और इंडिया और अमेरिका एक दूसरे के नजदीक आएंगे अब। ये भी दिख रहा है। बिल्कुल, वो संकेत भी निकल कर आ रहा है। बार पाकिस्तान धोखा देता है अमेरिका को, तो फिर अमेरिका कह सकता है ना डोनाल्ड ट्रंप के, अच्छा भाई ऐसे तो ऐसे ही सही। अभी उन्होंने कहा नहीं है कि मोदी मेरा बेस्ट फ्रेंड है, कहा है ना। तो ये इंडिया और अमेरिका का मुझे लगता है कि एक नजदीक आएंगे ये सऊदीया और पाकिस्तान के इसकी वजह से। ये तो चाइना का डिफेंस पैक्ट हुआ ना। कौन लड़ा सिंदूर में, ऑपरेशन सिंदूर में? पाकिस्तान थोड़ी ना लड़ा, चाइना लड़ा। समझे ना? ये चीजें हमें ज़हन में रखनी चाहिए जी। संजय कुलकर्णी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। संजय कुलकर्णी साहब, संकेत साफ हैं और यही कारण है, अभी हाल ही में आपने देखा कि जब देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्मदिन था तो ट्रंप साहब ने किस गर्मजोशी के साथ उनको बधाई दी और कहा कि मेरे मित्र हैं। और जिस बात का जिक्र मिर्ज़ा साहब कर रहे हैं कि ये जो नया पैक्ट हुआ है
सऊदी अरबिया और पाकिस्तान के बीच, ये कई सारे संकेतों को जन्म देगा और आने वाले समय में बहुत सारी चीजें अभी और देखना बाकी है। मनोज भाई, इसमें कोई शक नहीं, जो मिर्जा साहब का एनालिसिस है उनसे मैं सहमत हूँ। वो काफी टाइम से इसके ऊपर बातचीत करते आए हैं और वो इस बात को जो मानते हैं, मैं भी उस बात को मानता हूं कि पाकिस्तान एक सिर्फ पैंदा है, मुखौटा है और उसको इस्तेमाल करें, क्योंकि पाकिस्तान में अब कोई हिम्मत नहीं रही, कोई दम नहीं रहा, सिवाय कि आबादी बहुत है, रेडिकलाइजेशन बहुत है, वहां के जितनी भी मस्जिदों के पैसे और जो मदरसे बने, पैसे कहाँ से आते? सऊदी अरेबिया से आते हैं। क्यों चीन वहां पर है? चीन अपना प्रोटेक्शन कर रहा है, तो क्यों चीन ने ही फैसिलिटेट किया सऊदी अरेबिया और ईरान की दोस्ती के लिए? क्यों किस प्रकार से कतर में, अगर इजराइल बार बार क्या कह रहा है, अगर उसामा बिन लादेन को मारने के लिए अमेरिका ने पाकिस्तान के ऊपर हम उसको मारा, तो फिर क्यों नहीं हल्ला हुआ? और अगर हम हमास को उधर मारे, आप क्यों हल्ला कर रहे हैं? तो वो बार बार ये कह रहे कि हम कतर के ऊपर हमला नहीं किया है, अमेरिका ने पाकिस्तान के ऊपर हमला नहीं किया, उसने उसामा बिन लादेन को पाकिस्तान के अंदर मारा क्योंकि वो छुपा हुआ था। वैसे हमास के जो लोग हैं जिनको वो आतंकी कहते हैं और बार बार ये कहते हैं कि हम यहूदियों का बिल्कुल पर्दाफाश करके उनको समुद्र में ढकेल देंगे, उनके बरखिलाफ वो लड़ रहे। तो वो ये जो पूरा अभी संगठन है, वी आर एट क्रॉस रोड, बहुत बहुत नाजुक स्थिति से पूरा विश्व गुजर रहा है। हम चाहे बोलते होंगे मल्टीपोलर वर्ल्ड, तो दुनिया बाइपोलर में बट रही है। कुछ अमेरिका के साथ खड़े दिखेंगे, कुछ चीन के साथ खड़े दिखेंगे, कुछ भारत जैसे देश अपना ये एक इंडिपेंडेंट स्टैंड लेने की कोशिश करेंगे। लेकिन पूरा विश्व जो है, आप बिल्कुल वो बात करें IMF की, हम जब बात करते हैं 24 बार IMF ने पाकिस्तान को बेल आउट किया है, 24 टाइम्स। आप मान सकते हैं कोई IMF, और बिल्कुल वो ठीक कह रहे, पैसा कहाँ इस्तेमाल होता है? आतंक में, इसमें कोई शक ही नहीं है। मतलब पाकिस्तान कभी सुधरेगा नहीं। और ये न्यूक्लियर ब्लफ जो ऑपरेशन सिंदूर में क्यों इस तरह के हमले के क्यों नहीं हो पाया? क्यों किनारा हिल के बाद ट्रंप ही क्या कहते थे कल तक पाकिस्तान को कि इसने हमको धोखा दिया है, इतने बिलियंस ऑफ डॉलर, अरबों डॉलर हमने इनको दिए, इन्होंने हमारे पीठ पीछे चूरा घोपा। और तुरंत ऑफ सिंदूर के बाद क्या किया? आसिम मुनीर को बुला करके खाना खिला दिया, और फिर शहबाज शरीफ और आसिम मुनीर को बुला करके फिर, तो ये जो चाल चली जा रही है, हर एक को एक दूसरे से दूर किया जा रहा है। कि और खासकर मुझे लगता है कहीं ना कहीं चीन जो है, जहां पे सबको लगता है कि टेक्नोलॉजी जरूर अमेरिका के पास है, पर चीन के पास पैसा है, और वो पैसा वो चीन इस्तेमाल कर रहा है। आप देखिएगा इतना सब कुछ इकोनॉमी होने के बावजूद भी पर कैपिटा इनकम कितना है चीन में? तकरीबन $15,000। अमेरिका में कितना है? आबादी उससे 1/3 आबादी है, $75,000, $80,000 पर कैपिटा इनकम है अमेरिका के अंदर। तो चाइना उस लेवल पे नहीं आएगा, कभी भी नहीं आ सकता, लेकिन वो अपने जो पैसे है वो खर्च करता है। तो CPEC में बलूच में क्या है उसको मालूम है? बलूचिस्तान में क्या है? तो वहां से सोना, तांबा, तेल सब निकाल करके लेकर के चले जाएंगे, खैबर पख्तूनख्वा सब निकाल करके बाहर वाले लोग लेकर चले जाएंगे, रेयर अर्थ मटेरियल वहीं से निकाल करके चले जाएंगे। लेकिन सवाल ये है, अमेरिका भी जानता है क्या करना है, और अमेरिका का पूरा डिफेंस इंडस्ट्री है वो यही करता रहता है। लेकिन पाकिस्तान ने अपने आप को वल्नरेबल कर लिया इस तरह के सऊदी अरेबिया के पैक्ट के साथ। तो इजराइल ने UN में क्या कहा था कि आप एक आतंक के सौदागर हैं, और पाकिस्तान को उंगली देकर के कहा कि आप ही हैं जो इस तरह की हरकतें करते हैं, आप कतर को छोड़ो, आप ही हैं। तो ये बातें UN के अंदर अभी हुई, परसों ही बात हुई, ये सब कुछ दिखता है हम लोगों को क्या हो रहा है उधर। तो ये क्या दर्शाता है कि पाकिस्तान बहुत बहुत नाजुक स्थिति में है। बलूची खुश नहीं है, खैबर में पश्तून खुश नहीं है, पंजाबी का बहुत बहुत बोलबाला है, सिंध बिल्कुल नाखुश है। और फिर इंडस वाटर ट्रीटी के बाद पाकिस्तान में एक हलचल से बची हुई कि पता नहीं क्या हो जाएगा, कल क्या होगा। तो ये जो एक तरीके से है, और जब तक पाकिस्तान आतंक का सहारा नहीं छोड़ेगा तब तक नहीं। पाकिस्तान बार बार कहता है हम तो कंपोजिट डायलॉग चाहते हैं हिंदुस्तान के साथ, तो हिंदुस्तान नहीं करता। हिंदुस्तान ने साफ कहा है हम बात करेंगे 2 मुद्दों पर, एक आतंक जो आप फैला रहे हैं उसके बरखिलाफ, और दूसरा आप बताइए पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर आप कब दे रहे हैं, इसके अलावा हम आपसे बात करने के लिए तैयार नहीं है। तो पाकिस्तान भी अपने आप को वल्नरेबल समझना कि भाई हिंदुस्तान तो मानने को तैयार नहीं है। और जिस प्रकार से अपना नेतृत्व है, वो नेतृत्व भी साफ पूरे विश्व में माना जा रहा है।
जिस प्रकार से भारत तरक्की कर रहा है इकोनॉमिकली, मिलिटरीली, टेक्नोलॉजिकली, ये सबका वाह होती है पूरे विश्व भर में। तो ये देखते हुए पाकिस्तान अपने आप को सिक्योर करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन आतंक के मामले में जब तक पाकिस्तान आतंक का सहारा नहीं, और पाकिस्तान को सब इस्तेमाल कर रहे हैं, सारे के सारे देश अब पाकिस्तान को इस्तेमाल करने को जियो स्ट्रैटेजिक लोकेशन, उनके जियो स्ट्रैटेजिक लोकेशन ऐसा है कि अमेरिका चाहता है कि अगर उसको चीन पे नजर रखनी है तो पाकिस्तान एक अच्छा देश है जहाँ पे कर सकते हैं, अगर उसको बेस चाहिए अफगानिस्तान में दोबारा वही है पाकिस्तान, अगर उसको ईरान को सॉर्ट आउट करना है वही है पाकिस्तान। मतलब कहीं ना कहीं सब कोई सोचता है, और पाकिस्तान में लगता है पाकिस्तानी जो लीडरशिप है जिसमें और कोई नहीं, पाकिस्तान की फौज, और पाकिस्तान की फौज है हेट इंडिया फौज। हेट इंडिया फौज पाकिस्तान की फौज पर कंट्रोल करिए पाकिस्तान, और आम आदमी पाकिस्तानी मारा जा रहा है, बिल्कुल मारा जा रहा है, उसमें कोई शक नहीं है, उनको बेचारों का बहुत बुरा हाल है। लेकिन ये जो है, आप बताइएगा कितने पाकिस्तानी जनरल की फैमिली सेटल हुई है बीजिंग के अंदर? एक भी नहीं। कि बाकी क्या है, सारे के सारे जनरल्स कहाँ हैं? अमेरिका में, ऑस्ट्रेलिया में, ब्रिटेन में, सब जगह हैं। लेकिन चीन में क्यों नहीं जाते? ये चीन में जाके सेटल हो जाए, अगर इतना ही चीन नहीं, वो नहीं करेंगे। तो ये जो एक दुगलापन है पाकिस्तान के अंदर, ये पर्दाफाश होगा। लेकिन पाकिस्तान डरता है। अब पाकिस्तान को ऑपरेशन सिंदूर के बाद इस बात का एहसास हुआ है कि भारत इनको छोड़ेगा नहीं, अगर अगली बार इसने आतंक के कारण के किसी वक्त भी आतंक का इस्तेमाल किया भारत के बरखिलाफ, इसलिए ये पैक्ट्स हो रहे हैं। और इस पूरे इसमें सऊदी अरेबिया भी सोचता है कि कहीं ना कहीं ऐसा ना हो जाए, इजराइल छोड़ेगा नहीं किसी को। ये बात सही है, क्योंकि अगर सारे वहां के देश पर, वहां पे भी फूट है। यासर अराफात क्या कहते थे बार बार कि शुक्र है कि इजराइल है, इसलिए हमारा एक दुश्मन है, जिस दिन इजराइल खत्म हो जाएगा हम आपसी एक दूसरे के साथ लड़के एक दूसरे को मारना शुरू कर देंगे। तो ये तो सोच है वहां पे, बहुत मुश्किल है। लेकिन मैं मिर्जा साहब से मानता हूँ, वी आर पासिंग थ्रू वेरी डिफिकल्ट टाइम, वेरी चैलेंजिंग टाइम। और हम लोगों को खुद, मैं बार बार कहते हैं, भारत ने बिल्कुल ठीक निर्णय लिया है, खुद आत्मनिर्भर, खुद मिलिटरीली स्ट्रांग, खुद इकोनॉमिकली स्ट्रांग, खुद टेक्नोलॉजिकली स्ट्रांग, अपने पांव पर अपने तरीके से एक दृढ़ नेतृत्व के नीचे भारत ने प्रगति करते रहने चाहिए। अपना जो बोलबाला है धीरे 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 करके उस मकाम पर जा पहुंचना चाहिए, या डेटरेंस का काम करे कि कोई भारत के ऊपर उंगली ना उठाए, कोई भारत को गलत नजरिए से ना देखे, नहीं तो उसको सजा मिलेगी। मुझे लगता है दैट इज द बेस्ट ऑल्टरनेटिव जो हम लोगों ने लिया है। एंड पाकिस्तान अगर इस बात को समझता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो पाकिस्तान तो बर्बाद है ही। अगर वो ये सोचता है कि हम तो डूबे सनम, तुम्हें भी ले डूबेंगे, तो पाकिस्तान भूल जाए, पाकिस्तान डूब जाएगा, भारत को कुछ नहीं पाएगा। जी, मिर्जा साहब मेरे साथ मौजूद हैं। मिर्जा साहब, ऑपरेशन सिंदूर के बाद ऐसा लग रहा था कि पाकिस्तान में एक बार फिर से तख्ता पलट हो जाएगा और मुल्ला मुनीर, जो कि काफ़ी महत्वाकांक्षी भी हैं, वो सत्ता पर काबिज हो जाएंगे, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया। इसके पीछे का कारण क्या रहा? क्या दोनों एक ही जाजम पर बैठे हुए? देखिए, ऑपरेशन सिंदूर में जो पाकिस्तान को मार पड़ी है, उसमें सिविल गवर्नमेंट और मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट ने ये फैसला किया कि हम मिल के जो एक डिसइंफॉर्मेशन कैंपेन शुरू करें, जिसमें ये कहें कि हमने हिंदुस्तान को शिकस्त दी, हमने उनके इतने जहाज मार गिराए और ये कर दिया और वो कर दिया। और उसी के तसलसल में उसको फील्ड मार्शल भी बनाया गया कि जी इसने जंग जीती है। और अब तो वो कह रहे हैं कि जनरल आसिम मुनीर के खिलाफ कोई बात करना जो है, वो जो करेगा वो इस्लाम के दायरे से ही खारिज हो जाएगा, क्योंकि अब तो वो खाना काबा का मुहाफिज बन गया है, ये सऊदी पाकिस्तान पैक्ट के जरिए। बहरहाल, वो मैं समझता हूं कि दोनों ने एक दूसरे को सहारा दिया। फौज ने ये गवर्नमेंट को, सिविल गवर्नमेंट को जो उन्हीं की अपनी है उसको, और सिविल गवर्नमेंट ने जो है वो पांव पकड़ के ऐसे ऐसे करके तो इसको आर्मी के जनरल को सहारा दिया है। ये दोनों सहारा दिया है उन्होंने। लेकिन इसमें जो ताकतवर उभर के सामने आया है वो तो आसिम मुनीर ही है। और देखना ये है कि अब जो ये जाएंगे दोबारा जहां भी, तो देखना ये है कि आसिम मुनीर ने शहबाज शरीफ का ब्रीफ केस उठाया हुआ है या शहबाज शरीफ ने आसिम मुनीर का ब्रीफ केस उठाया हुआ है। जी, आपको ये भी मैं बता दूं कि लास्ट मिनट तक
शहबाज शरीफ को भी ये पता नहीं था इस मुआहदे के बारे में। उसको रियाद पहुंचने के बाद बताया गया कि आपको यहाँ इसलिए लाया गया कि यहाँ पे आप बैठ के आप इस पे साइन करेंगे। कैन यू बिलीव इट? ये हकीकत आपको बता रहा हूँ। और इंडिया की इंटेलिजेंस, अमेरिकन इंटेलिजेंस, फ्रेंच, ब्रिटिश इंटेलिजेंस, इजरायली इंटेलिजेंस, किसी को कानो कान खबर नहीं थी। आप सोचे ना कि अगर इंडिया को ये खबर मिलती उनकी इंटेलिजेंस से कि जी ये ऐसे होने वाला है, तो होने ही नहीं दिया जाता। फ्रांस, बरतानिया या अमेरिकन को अलर्ट करता और फिर वो अपनी डिप्लोमेसी को एक्टिव करते और होने नहीं दिया जाता। बिल्कुल ठीक है, रोकते। जी बिल्कुल होने ही नहीं दिया जाता। अगर ये बात लीक हो जाती तो होने ही नहीं दिया जाता ना। अब हमें ये देखना है, देखें वो तो हमने डिस्कस कर लिया अब बहुत कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। हमें असल में ये सोचना चाहिए कि इस वक्त हमारा देश जो है वो चारों तरफ से चीन ने उसको घेर लिया है। ठीक है ना, बांग्लादेश, नेपाल, ये जो आपका पाकिस्तान, बाकी ये हम हर तरफ से चाइना ने हमारे गिर्द एक सर्कल बना लिया जी। और कोई भी देश हमारा जो नेबरिंग कंट्री है वो इस वक्त हमारे साथ उनके ताल्लुकात जो है वो अच्छे नहीं है। हमारे पास जो डेप्थ ऑफ फील्ड, एक किस्म की डिप्लोमेटिक डेप्थ ऑफ फील्ड की बात कर रहा हूँ, स्ट्रेटेजिक डेप्थ ऑफ फील्ड की बात नहीं कर रहा, वो डेप्थ ऑफ फील्ड चाइना ने खत्म कर दी। इसको कैसे अब हमने वापस करना है, नंबर 1। नंबर 2, देखिए कि इस वक्त पाकिस्तानी ऑक्युपाइड जम्मू कश्मीर की जो फोर्सेस हैं उनको, जो प्रो इंडियन फोर्सेस हैं, उनको मजबूत करने की जरूरत है। उनको यतीमों की तरह बेयारो मददगार छोड़ने से वो कहीं और देखेंगे। फिर गिलगित बल्तिस्तान में जो नारे लग रहे थे कि स्कर्दू कारगिल खोल दो, यानी वो रास्ता स्कर्दू कारगिल खोल दो, टूटे रिश्ते जोड़ दो, वो नारा अब वहां पे नहीं लग रहा। वो नहीं लग रहा क्योंकि उस रास्ते को खोलने के लिए उस तरफ से कोई आवाज नहीं आई कि हाँ जी ठीक है खोलें, हम बैठे हैं यहाँ पे। तो अब वहां पे क्या बहस हो रही है गिलगित बल्तिस्तान में? शुरू ये बहस हो गई है कि पाकिस्तान हमें अपना सूबा बनाए, हमें आईनी हकूक दे, हमें कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स दे, हमें नेशनल असेंबली में लेके आए, हमें जो है वो प्रोविंशियल असेंबली हमारी होनी चाहिए, हमारे मेंबर सेनेट में होने चाहिए। वो कह रहे हैं कि हमारे पे, और वहां पे बहुत बड़ी स्ट्राइक चल रही है टैक्सेस के खिलाफ। वो कहते हैं भाई हम टैक्स किस बात का दें जब हमें रिप्रेजेंटेशन ही नहीं दी हुई। जी जी। पीओजेके में भी हालत जो है वो अब ये हो गई है कि लोग पीओजेके के अब पिछले 7-8 साल में जो एक कैंपेन चली वहां पे और एक मोमेंटम बिल्ड हुआ पीओजेके में कि हाँ भारत के साथ जाया जाए और G20 को लेकर, टूरिज्म को लेकर, इन सारी चीज़ों को लेकर, जम्मू के चिनाब वैली के ब्रिज को लेकर जो वहाँ काम किया गया नैरेटिव बिल्डिंग का, वो इस तरफ से खामोशी की वजह से, इंडिया की तरफ से खामोशी की वजह से, भारतीय सरकार की तरफ से कोई इनिशिएटिव ना लेने की वजह से वो अब वापस आ गया है। और लोग अब जो है वो कह रहे हैं कि पाकिस्तान से हमने आज़ादी लेनी है और इसको एक आज़ाद स्टेट बनाना है, विच इज़ नॉट पॉसिबल। लेकिन अब मैं बता रहा हूँ नैरेटिव्स कैसे चेंज होते हैं जी। तो हमें इस पे तवज्जो देनी चाहिए कि आज यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट काउंसिल का सेशन चल रहा है जिनीवा में, ठीक है, और वहां पे क्यों नहीं डॉक्टर अमजद अयूब मिर्जा गया और वहां पे जाके उसने पाकिस्तान का चट्टा कट्टा खोला, या पीओजेके और गिलगित बल्तिस्तान में जो जुल्म हो रहा है इस वक्त, जो माइंस एंड मिनरल्स एक्ट लाया जा रहा है, जो वहां पे 613 लोगों पर मुश्तमिल अपॉइंटमेंट्स की जा रही हैं काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट बनाने के लिए, जो नहीं है गिलगित बल्तिस्तान में, उसको अप्रूव कर दिया है। 1.5 बिलियन रुपीस उसका बजट रखा है उन्होंने और वो बना रहे हैं वहां। वो क्यों बना रहे हैं? 1.5 बिलियन से वो इंफ्रास्ट्रक्चर क्यों नहीं डेवलप कर रहे हैं वहां का? वो सीटीडी क्यों बना रहे हैं? पीओजेके में 30,000 जो है वो पुलिस और पैरामिलिट्री फोर्स भेजी जा रही है, 567 प्लूटून्स भेजी जा रही हैं, क्योंकि 29 सितंबर को पीओजेके के अंदर जो है वो जनरल स्ट्राइक बुलाई है उन्होंने, अवामी एक्शन कमेटी ने। तो आपका ये कहना है मिर्जा साहब, एक संक्षेप में बस आपसे ये पूछना चाहता हूं, आपका ये कहना है कि पीओजेके के लोगों को जो उम्मीद थी भारत से कि अब G20 हुआ, तमाम सारे टूरिज्म को लेकर संकेत गए, तो जो उम्मीद थी भारत के लोगों से
वो उम्मीद पर भारत कहीं के ना लोगों कहीं से उन्हें भी निराशा सरकार से। हाथ लगी है और वो ये मानने के भारत हमारा साथ नहीं देगा, इसलिए अब पाकिस्तान की तरफ देखते हैं। गिलगित बल्तिस्तान वाले तो यही कर रहे हैं, वहां पे तो अब यही हो रहा है। पीओजेके वाले पाकिस्तान की तरफ नहीं देख रहे। पीओजेके के लोग हैं, जहां से मेरा ताल्लुक है, हम लोग तो सख्त नफरत करते हैं पाकिस्तान जी से। जी जी। कि पाकिस्तान ने रियासत तोड़ी थी ना, तो हमारा तो कोई सवाल ही पैदा नहीं होता पाकिस्तान के साथ जाने का जी। लेकिन अब वहां पे लोग कह रहे हैं कि डॉक्टर साहब आप इतनी डुगडुगी बजाते हैं इंडिया की, तो इंडिया ने तो 13 मई को पिछले साल हमारा यहाँ 5 लाख आदमी ले आए थे हम मुजफ्फराबाद में। पाकिस्तान की रेंजर ने आके यहाँ पे फायरिंग करके हमारे यूथ को शहीद किया। तो होम मिनिस्टर हैं और डिफेंस मिनिस्टर हैं, उन्होंने एक कंडेमिनेशन का स्टेटमेंट तक नहीं दिया। यूनाइटेड नेशन में जो इंडिया के रिप्रेजेंटेटिव हैं हमारे देश के, उन्होंने कोई वहां पे मुद्दा नहीं उठाया। तो आप क्या कह रहे हैं? आप क्यों ये कर रहे हैं? क्यों ना पाकिस्तानी ऑक्युपाइड जम्मू कश्मीर को हम आज़ाद करवाएं पाकिस्तान से और अपनी आज़ाद रियासत यहाँ पे कायम करें और फिर इंडिया से बात करें कि बाकी रियासत का क्या करना। मतलब इस किस्म के नैरेटिव अब चल पड़े, इस किस्म के अब नैरेटिव बनना शुरू हो गए। खैर हमने विस्तार से बात की इस मसले पर। बहुत बहुत शुक्रिया संजय जी का। शुक्रिया हम करेंगे मिर्ज़ा साहब का जो मेरे साथ इस चर्चा में मौजूद रहे। फिलहाल खबरों के सफ़र में इतना ही, बाकी की खबरों के लिए आप चलते रहिए इंडिया न्यूज़ के साथ। मुझे दीजिए इजाज़त, नमस्कार। एसोसिएट स्पॉन्सर, सब्जी का बना स्वाद निराला जब डाला MDH गरम मसाला। अब छोलिया हो या लोबिया, सफेद चने या काले चने, सबको मजेदार बने। यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के विकसित भारत के विजन को माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के साथ 25 करोड़ नागरिकों ने बनाया